सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये सेशन हमेशा की तरह और ज्यादा विशेष होने वाला है। एक बार मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से मिल पा रही है तो जल्दी से। और यकीन मानिए कि हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आया हूं, समथिंग स्पेशल, कुछ ऐसे अपडेट्स जिसकी आपको और हमें काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तो पूरा प्रयास रहेगा कि आज जो जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी वो अपने आप में आपके लिए भी एक बेहतरीन अनुभव होगा, आपके लिए भी एक गुड न्यूज होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप अपने स्वजनों, परिवारजनों और आपकी जो बेनिफिशियरी सोसाइटी है उसके साथ से कुशल हैं। हर दिन एक नए प्रयास के साथ आपकी और मेरी जिंदगी शुरू होती है, और हर दिन शाम ढलते ही एक नए विचार के साथ हम अगले दिन की शुरुआत करने के लिए जो है तैयार होते हैं। एक दूसरे की सेवा करने और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने का दौर जो हमने और आपने संजो कर रखा है, शायद इसी को असल मायने में जो है जिंदगी कहा जाता है। क्योंकि अपने लिए तो इंसान छोड़िए, पशु बहुत अच्छे तरीके से जीना जानते हैं, और इंसान वही है जो दूसरों के लिए काम आए, दूसरों के लिए जीना जो है, जो सीख जाए, वास्तव में वही इंसान है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। चलिए जी, हमारी संस्थाओं के साथ एक बड़ी विचित्र समस्या, जो कि एक हम कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम, हम जब भी जिस वीडियो में बात करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम हमारी संस्थाओं की होती है कि भाई ग्रांट्स और फंड्स नहीं है। हालांकि 2013 के बाद जब गवर्नमेंट एक्शन में आई तो संस्थाओं को कुछ रूप से जो है संगठित करने के उद्देश्य से एक नया अमेंडमेंट पास किया गया, और एक बिल उसके अंदर जो है जनरेट किया गया, जिसके तहत संस्थाओं को सेक्शन 8 की फॉर्म में, यानी कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर होने का मौका दिया गया इन द पोर्टल ऑफ एमसीए। आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर आपको एक मौका दिया गया अपने आप को रजिस्टर करने का। उसके बावजूद जिस समय यह कानून पारित हुआ तो उस समय ये एक नया विकल्प था। धीरे धीरे समय रहते लोगों को यह विकल्प समझ में आया, और यकीन मानिए 2017 के बाद, 15 के बाद से, सॉरी 15 के बाद से जो है इसमें लोगों का रुझान बढ़ा। 17 और 18 के बाद लोगों ने इसको समझना शुरू किया, और आज के दौर में जहां हम बात करते हैं ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 की, तो आज अगर कोई भी नया एनजीओ रजिस्टर्ड होता है तो उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सेक्शन 8 की। बाकी भले ही वो किसी भी वजह से सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट में जाएं, वो अलग चीज है। इस परिवर्तन के दौर में विशेष ध्यान दिया गया कि ये जो एनजीओ सेंट्रलाइज्ड हुई हैं, इनकी इनको कभी ग्रांट की दिक्कत ना हो, इनको कभी भी किसी प्रोजेक्ट की समस्या ना हो। विशेषकर से सेक्शन 8 वालों के लिए एक कानून, एक नया प्रावधान फाइनेंशियल एक्ट 2020 के अंदर एड ऑन किया गया था, अमेंड किया गया था। फाइनेंशियल एक्ट 2023 के कॉलम नंबर 3 में एक जो है एक लाइन मेंशन की गई थी कि सभी सेक्शन 8 को, यानी कि सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को CSR 01 लेना अनिवार्य है, और जिसके पास CSR 01 होगा उसी को CSR की ग्रांट मिलेंगी। लेकिन उस नियम को, उस कानून को लागू किया जाता तो उस समय इस फैसले में एक चीज रुकावट बनकर आई, और वो थी उस समय देश भर के तमाम प्रोजेक्ट्स, यानी कि मोर देन 70 to 90% प्रोजेक्ट सोसाइटियां और ट्रस्ट ही संचालित कर रही थी।
इसीलिए इस एक्ट की इस धारा को जो है अमेंडमेंट में नहीं लाया गया, इसको जो है रद्द किया गया। और ये जो CSR 01 है, इसे आम संस्थाओं के लिए यानी कि ट्रस्ट सोसाइटीज एज वेल एज सेक्शन 8 सभी के लिए इसको लागू किया गया, और ये सब पर समान रूप से एप्लीकेबल हुआ, जिसके तहत हम और आप जो है CSR की ग्रांट पाने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और डीप एंड डाउन लेवल पर चलते हैं। कोई भी कंपनी किसी भी एनजीओ के साथ एक बार प्रोजेक्ट पे वर्क करने के बाद उसके साथ एक पैचअप करती है कि अगली साल हम आपको इतना फंड ट्रांसफर करेंगे, आप उसमें से इतना फंड हमें रिटर्न कर दीजिएगा। इस प्रकार की धांधली पर नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, CSR एक्सचेंज पोर्टल। इस पोर्टल के लॉन्च होने के साथ कुछ नियमों को प्रस्तावित किया गया था, जैसे कि कोई भी फंडिंग एजेंसी एक संस्था के साथ लगातार 3 साल की टर्म से ज्यादा वर्क नहीं कर सकती, पहला। दूसरा, उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को हर बार यानी कि एक टर्म पूरी होने के बाद, चाहे वो एक टर्म उसकी 1 साल की हो या मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स हो, उसके बाद नई संस्थाओं के साथ वर्क करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए, हम संस्थाओं की सुविधाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, CSR एक्सचेंज पोर्टल। लेकिन विगत कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इस पोर्टल को बंद कर दिया गया। कारण मेरे ख्याल से हम और आप बखूबी रूप से परिचित हैं। जैसा कि हमारे और आपके सुनने में आया, देखिए हम ना ही किसी सरकार के पक्ष में बोलते हैं, ना हम किसी के विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन जैसा हमें और आपको सुनने में आया कि गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंपनीज को डरा धमका कर या जिस भी रूप में उनसे उगाही की गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड ऑल द थिंग्स। खैर, हमें उस पर डिपेंड डाउन नहीं जाना है। मेन मुद्दा क्या था कि इस समय कंपनीज को जो लायबिलिटी दी गई थी कि आप CSR एक्सचेंज पोर्टल पर जाइए, आपके पास कितने रुपए की ग्रांट अवेलेबल है और आप किस किस सेक्टर को फाइनेंस करना चाहते हैं, आप उसको वहां अपडेट कीजिए। एज वेल एज एनजीओ को डायरेक्ट किया गया था कि आप भी CSR एक्सचेंज पोर्टल पर जाइए, आप किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं वो चीज लिस्ट डाउन कीजिए। और इसके अलावा अगर आपका खुद का कोई सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें आप CSR फंड की हेल्प चाहते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट को वहां पर लिस्ट कर सकते हैं, जिसे वहां पर उपस्थित फंडिंग एजेंसी यानी कि सेम पोर्टल पर जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी IA और जो है फंडिंग एजेंसी FA दोनों अवेलेबल होंगे, यानी कि फंडिंग एजेंसी भी उसी पोर्टल पर और संस्थाएं भी उसी पोर्टल पर। उस पोर्टल पर आप अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करें और जो भी संबंधित फंडिंग एजेंसी आपके प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाएगी, वो आपको वहीं से जो है एक इंटरेस्ट लिस्ट में अपने जो है आपको जगह देगी। और उसके बाद उसी पोर्टल के माध्यम से सारी कार्रवाई होगी और सब कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोसीजर फॉलो में लाया जाएगा, यानी कि जिससे सभी को विजिबल हो कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसीज पास करती हैं या फिर किस फंडिंग एजेंसी ने किस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि एनजीओ को जो है प्रोजेक्ट दिया है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि कुछ तकनीकी खामियां कह लीजिए, सरकारी व्यवस्थाओं में दुरुस्ता की कमी कह लीजिए, उसके कारण ये पोर्टल कुछ समय पहले बंद कर दिया गया। हालांकि हमारे एनजीओ सेक्टर के अंदर अगर एक छोटी सी चीज हो जाए, आज अगर ITR का डेट आ गया है, तो हम में से तमाम लोग बाय एन एजेंट या एक कंसल्टेंट होने के नाते तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सोशल मीडिया पर डाल देंगे, भाई फलानी तारीख लास्ट है, एप्लीकेशन करवाने के लिए संपर्क करें। लेकिन एक उदासीनता देखी गई कि जहां संस्थाओं को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, इस पोर्टल के बंद होने पर किसी ने नहीं पूछा कि यह पोर्टल बंद क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, साइड डाउन है क्या, नथिंग। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और इससे संबद्ध संस्थाओं ने और कुछ हमारी और प्रिय संस्थान, हमारे ऐसे साथी जो भले ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे यूट्यूब चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म पर हमसे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने हमारे निर्देशों का पालन किया और हमने लगातार सरकार से कम्युनिकेट किया इस बारे में कि जल्द से जल्द उस CSR एक्सचेंज पोर्टल को वापस बहाल किया जाए, यानी कि उसको फिर से शुरू किया जाए। और ये आपकी और हमारी जीत है
कि CSR एक्सचेंज पोर्टल इज नाउ करंटली लाइव। अब CSR एक्सचेंज पोर्टल वापस फिर से लाइव हो गया है। इस बात के लिए आप सभी लोगों को, आप सभी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं चलता हूं लेकर आपको उस पर्टिकुलर पोर्टल पर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। आखिर क्या है ऐसा इस पोर्टल पर जो आज की हमें ये जो वर्कशॉप है, आज की हमें जो मास्टर क्लास है, स्पेशली इसी टॉपिक पर देनी पड़ी। तो हम और आप एक साथ जो है सर्च करते हैं CSR एक्सचेंज पोर्टल। हमें आपको क्या सर्च करना है? CSR एक्सचेंज पोर्टल। जैसे ही हम सर्च करते हैं, सबसे टॉप सर्च लिस्ट में हमारे पास आता है नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल। ध्यान रखिएगा, इससे मिलते जुलती कई वेबसाइट, फेक वेबसाइट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्लीज आपको वहां नहीं जाना है। गवर्नमेंट की साइट पर सीधा सीधा मेंशन होता है gov.in। तो यहां पर https://www.csrexchange.gov.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर हमें और आपको आना है। अब देखिए इस पोर्टल की मजेदार चीजें। ये नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल है। CSR एक्सचेंज का मतलब आपस में CSR का आदान प्रदान करना। किसके बीच में? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के बीच में और फंडिंग एजेंसी के बीच में। इस पोर्टल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपना फर्ज निभा दिया है। बस अब हमें और आपको अपना अपना फर्ज निभाना है कि हम इस पोर्टल को बारीकी से समझें, इसकी अहमियत को समझें और इससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, उस चीज को भी हम समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पोर्टल पर आप आते हैं, इसमें मुख्यतः कुछ चीजें हैं, जैसे रजिस्टर एज ए कॉरपोरेट, यानी कि कंपनीज के लिए एक कॉरपोरेट होने के नाते कई बार क्या होता है, एक संस्था जिसके पास अपना प्रोजेक्ट है या कुछ फंड है और वो उस प्रोजेक्ट या फंड को अन्य संस्थाओं के साथ शेयर करना चाहती है, तो वो भी अपने आप को एज ए कॉरपोरेट यहां रजिस्टर कर सकती है। राइट। फिर आप आएंगे कॉरपोरेट सेक्टर में। आप कॉरपोरेट हैं जो कि प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बांट रहे हैं। राइट। टू आइडेंटिफाई सुटेबल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर योर CSR प्रोजेक्ट। आपके CSR प्रोजेक्ट के लिए एक सुटेबल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को सर्च करने के लिए आप इस पर रजिस्टर करें। यह कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बताया गया है। टू आइडेंटिफाई सुटेबल CSR प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड बाय इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी NGOs के द्वारा प्रपोज किए गए सुटेबल प्रोजेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं एज ए कॉर्पोरेट, यानी कि ये निर्देश किसके लिए है? कंपनीज के लिए। तीसरा निर्देश, टू मैनेज CSR प्रोजेक्ट्स थ्रू द पोर्टल, यानी कि अब आपका जो भी CSR प्रोजेक्ट होगा, चाहे आप खुद दे रहे हो, चाहे आप किसी के प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो, ये सब कुछ मैनेज होगा इसी एक पोर्टल से। रजिस्टर एज एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि एक NGO के रूप में, एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? टू अप्लाई टू कॉर्पोरेट CSR प्रोजेक्ट प्रपोजल। आप यहां पर सभी प्रकार के, तमाम प्रकार के कॉर्पोरेट सेक्टर के CSR प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यह पोर्टल आपके लिए इसीलिए बनाया गया है। टू लिस्ट प्रोजेक्ट टू रेज फंड फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को यहां पर लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉर्पोरेट जगत से फंड रेज कर सकें। टू मैनेज CSR प्रोजेक्ट थ्रू द पोर्टल, और सेम वही कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लें या अपना कोई प्रोजेक्ट चलाएं, उसके लिए आपको कोई ग्रांट मिली हो या आपने आवेदन की हो, उसके माध्यम से मिली हो, आपका पूरा प्रोजेक्ट इसी पोर्टल के माध्यम से मैनेज किया जाना है। अब बात करते हैं कि यहां पर हम पहुंच तो गए, लेकिन इस पोर्टल पर तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं जो आपके बड़े काम की हैं। जैसे कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर किस स्टेट के अंदर कितनी ग्रांट अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे नागालैंड में 12.42 CR, ओडिशा में 652.01 CR, पौंडीचेरी 9.31 CR,
पंजाब 177 सीआर, राजस्थान 700 सीआर, सिक्किम 28.24 सीआर, यानी कि ये बात हम जो कर रहे हैं वो करोड़ों में कर रहे हैं, राइट। सेम ऐसे ही तमाम राज्यों को, और पैन इंडिया लेवल पर भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि आप इस डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, यानी कि आपका स्टेट का जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके पास आपके लिए कितनी ग्रांट पड़ी हुई है। इस पोर्टल पर ध्यान दीजिएगा, बताया गया है कि लगभग लगभग 29 डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेवेंट ग्रांट या उससे रिलेवेंट एजेंसीज या उससे रिलेवेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज अवेलेबल हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर लगभग, हालांकि 36 स्टेट्स तो शायद इस देश में नहीं है, लेकिन जो है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, शायद उनको काउंटिंग में लेकर यहां पर टोटल बताया गया कि ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स एंड जो है आपके नेशनल टेरिटरीज जितनी भी हैं उनको एड ऑन करने के बाद सभी ऑल ओवर इंडिया की यहां पर जो है ग्रांट्स अवेलेबल हैं। इस पर अभी तक 866 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में लगभग 6,594 संस्थाएं या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इस पोर्टल पर अभी तक अवेलेबल हैं। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी इस पोर्टल पर। यहां पर कुछ चीजें और मिलती हैं आपको। न्यू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, ये वो प्रपोजल्स हैं जो संस्थाओं ने अपने लिए लगाए हैं। लाइक जीएमडीसी सामर्थ्य का कोई प्रोजेक्ट है एजुकेशन या डिफरेंटली एबल्ड लोगों का गुजरात का, वुमेन एम्पावरमेंट का कोई प्रोजेक्ट है किसी संस्थान का एजुकेशन पर या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए तमिलनाडु का, है ना। तो इस प्रकार से तमाम प्रोजेक्ट्स यहां पर आपको दिखेंगे जो प्रपोजल्स नए इस पर एड ऑन हुए हैं। न्यू रिक्वेस्ट फॉर फंड, योगा होगा प्रोजेक्ट के नाम से जो है प्रोजेक्ट अवेलेबल है। लाइक इस टाइप से काफी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। जीएमडीसी सामर्थ्य एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, है ना, ये कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये उसके प्रोजेक्ट हैं, है ना। जैसे यहां पर हमने देखा था अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में, एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, किस पर है, किसका है ये, प्लास्टिक ओमनियम ऑटो एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का है। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट आपको यहां पर लिस्टेड मिल जाते हैं। हालांकि अंदर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको तमाम चीजें मिलेंगी, लेकिन हम पहले इसके बाहरी प्रारूप को समझें, उसके बाद अंदर घुसेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। और अगर हमने त्रुटिवश यहां पर कोई गलत जानकारी अपनी फिल कर दिया, हमने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। यहां पर हमें बताया गया कि लगभग फाइनेंशियल ईयर 2021 में 18,623 कंपनियां इस पर रजिस्टर्ड हुई। लगभग 42,502 प्रोजेक्ट्स यहां पर सेंशन किए गए। हम बात करें तो यहां पर एनुअली जो है लगभग 25,932 करोड़ के आसपास का जो है सीएसआर स्पेंड किया गया। और भी तमाम आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, 20-21 के भी, 19-20 के भी, राइट। वो तमाम आंकड़े हैं सीएसआर के, और आप जिसको नोट करेंगे तो 21-22 के बाद अब हम 2024 में हैं। नया डाटा यहां पर कोई अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ये पोर्टल काफी समय से जो है बंद चला था। यहां पर आप कंपनीज यानी कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी या किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी लोकेशन के हिसाब से आप जो है सर्च कर सकते हैं। ये तमाम फैसिलिटी आपको इस पोर्टल पर दी गई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं इस पोर्टल के उपयोग की तरफ। हमारे पास एक बार ऑप्शन होता है लॉगिन का और दूसरी तरफ ऑप्शन होता है रजिस्टर का। अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्टर वाले ऑप्शन पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है आई एम ए कॉर्पोरेट। आप कॉर्पोरेट हैं, कोई कंपनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक सेक्शन 8 के पास भी होता है, CIN नंबर, है ना। तो अगर आप सेक्शन 8 हैं और आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट है तो आप एज ए कॉर्पोरेट भी यहां पर साइन इन कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट यहां पर लिस्ट कर सकते हैं। बाकी की जो एजेंसीज हैं, बाकी जो एनजीओज हैं या सेक्शन 8 वाले भी, अगर उन्हें सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेने के लिए यहां पर रजिस्टर करना है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट देने के लिए नहीं है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है आई एम एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी।
यहां पर क्लिक करने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप अपना CSR रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर मेंशन करें, राइट। कोई भी साथी जिसका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर ना हुआ हो, तत्काल रूप से एक बार चैट बॉक्स के अंदर अपना CSR रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दीजिए। मैं एक रजिस्ट्रेशन यहां पर लाइव करके दिखा देता हूं, जिससे कि हमें और आपको इस पोर्टल को समझने में और ज्यादा आसानी हो। मैं अपना यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं। बाकी मैं एक बार आपको और चेक करवा देता हूं, राइट। जल्दी से कोई भी साथी मुझे तब तक अपना CSR नंबर भेजे जिसने यहां पर रजिस्ट्रेशन ना किया हो, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ प्रोसेस कर देंगे और बाकी के जो हमारे साथी हैं उनको समझने में भी आसानी होगी, राइट। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं मेरा CSR। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को जब आप लेते हैं तो आप जो है उनको एक जगह एक फोल्डर में व्यवस्थित करें, जिससे कि आपको बार बार जो है उसको निकालने में या ढूंढने में दिक्कत कभी ना आए। चलिए जी, मैंने यहाँ पर मेरा CSR सर्टिफिकेशन का जो नंबर है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पर एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ और एक बार सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है दिस CSR रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं अपना यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। कोई भी साथी जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो इस पोर्टल पर, अपना CSR 01 का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो नंबर है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, जो कि मुझ तक सीमित रहेगा। उसको पब्लिकली नहीं दिखाया जाएगा। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा जिस समय उनका CSR नंबर डाला जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपकी गोपनीयता का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के दौरान। कोई भी साथी जल्दी से विद इन ए सेकेंड, जिससे कि हम पूरे तरीके से एग्जैक्ट रूप से आपको बता सके कि एक्चुअल में ये रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस किया जाता है। कोई भी साथी, एनीवन, अगर आप भेजने वाले हैं, ढूंढ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को, तो जल्दी से वेट के लिए लिख दीजिए आप मुझे, WAIT वेट, जिससे कि मैं आपका इंतजार कर सकूं। और अगर नहीं है, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू। मैं यहां पर एक CSR नंबर मेंशन करने जा रहा हूं। गोपनीयता का ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल वीडियो को जो है पॉज कर रहा हूं, राइट। आप माफी चाहूंगा सर, सर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, गोपनीयता का मैं कैसे ध्यान रख पाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन डालते हैं और सर्च करते हैं तो आपकी संस्था का नाम यहाँ पर शो कर देता है। तो अगर यही आपकी जो है रजिस्टर्ड मेल आईडी है और आप चाहते हैं कि मैं आगे प्रोसेस करूं, से यस इन द चैट बॉक्स, तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये आपकी संस्था का नाम यहाँ पर दिखाएगा। जैसे ही आप अपना CSR नंबर डालते हैं, आपकी संस्था का नाम और रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है आपका इस पर, वो आपको बताया जाता है। अगर आपके पास इसी एक्सेस है इस मेल आईडी की, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर OTP शेयर कर देता हूं। जैसे ही हम इस पे OTP और सेंड OTP पर शेयर करेंगे, तो एक OTP उस पर्टिकुलर संस्थान के पास चला जाता है और वो उसके माध्यम से अपना इस रजिस्ट्रेशन को जो है कंप्लीट कर पाते हैं। सर बताइए मुझे, अगर आ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन वी कैन स्टार्ट। सर मोबाइल पर ऑन नहीं है मेल। चलिए कोई नहीं, श्री विद्या एजुकेशनल आनंद समिति, आपका CSR नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपके साथ प्रोसेस कर देता हूं जल्दी से। कोई और साथी जिनके पास अपनी मेल की एक्सेस हो। सर 5 मिनट में नहीं, आपके पास अगर मेल एक्सेसिबल है तो मुझे बताइए, तो मैं अभी का अभी मेल डालूंगा, क्योंकि मेल भी जो OTP होता है वो कुछ समय के लिए वैलिडेट होता है ना। कोई और साथी जिसके पास CSR नंबर अवेलेबल हो, जल्दी से। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद, प्रोसेस कर दूं सर मैं इसको, से यस और नो। चलिए, से यस और नो। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या मैं इसको प्रोसेस कर दूं? चलिए जी, आपके मेल पर, संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, आपके मेल पर एक OTP गया है। इस प्रकार से जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके मेल पर एक OTP जाता है।
मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर जो है ओटीपी शेयर कर सकते हैं सर, बिकॉज चैट जो है मुझ तक ही डायरेक्टेड है आपकी, मेरे अलावा कोई आपका चैट नहीं देख पाएगा। आपके मेल पर एक ओटीपी आया है सर, वो मुझे आप तत्काल रूप से बताइएगा। हम एक बार लाइव देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं और क्या क्या जानकारी इसमें हमसे मांगी जाती हैं। चलिए, जल्दी से श्रीमान जी। थैंक यू। देखिए, हमारा ओटीपी जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना एक यूजर आईडी बनाना होता है, और यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड जो है कंफर्म करने होते हैं। तो फिलहाल संस्था की गोपनीयता को देखते हुए मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड बनाते समय जो है इसको पॉज कर रहा हूं। चलिए। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट सर, आपका नाम मुझे बताइएगा एक बार। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, आपका नाम मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। या जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, ध्यान दीजिएगा, आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आप जो रखना चाहते हैं पासवर्ड, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप, आपके नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जो आप यहाँ पर पासवर्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप पासवर्ड रखना चाहेंगे मैं वही बना दूंगा इसमें। मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए सर आपका पासवर्ड, प्रेफर्ड पासवर्ड, जिससे कि मैं यहाँ पर डाल सकूं। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा सर, जिससे कि हम इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि वीडियो पॉज है और हमारे सभी साथी भी जानना चाहेंगे कि आगे कैसा एक इंटरफेस हमें मिलता है, या फिर हम कैसे इसको जो है कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट सर। सर, ये नहीं पूछा है मैंने आपसे, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं? आप अपनी मेल आईडी का पासवर्ड ही बनाया होगा ना आपने, तो आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए। चलिए कोई नहीं, मैं जल्दी से लिखिए सर, बिल्कुल लिखिए 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 लिखिए, जल्दी से लिखिए। संस्था किस साल में रजिस्टर्ड हुई है सर, वो भी लिख दीजिए। चलिए रहने दीजिए सर, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। मैं अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना देता हूँ। मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ, और चलिए जी, मैंने आपकी एजेंसी को जो है यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है। जैसे हम इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। मैं यहां पर अब जो है लॉगिन करके दिखाता हूं आपको किस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। हम उसको यहां पर अभी लाइव देख रहे हैं। चलिए जी, मैंने अभी इस संस्थान को किया लॉगिन। लॉगिन करते ही हमारे पास आता है हाय संगात चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद, है ना। इस प्रकार का एक इंटरफेस निकल कर आता है। अब हमारा पहला काम क्या होता है? अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना।
यहां पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की समरी देनी होती है, जिसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 500 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? पहली जानकारी क्या देनी है? ऑर्गेनाइजेशन की समरी। 500 कैरेक्टर से ज्यादा वर्ड आपको यहां पर यूज, अल्फाबेट्स आपको यहां पर यूज नहीं करने हैं, राइट। उसके बाद संस्था का यहां पर पूछा जाता है जीएसटी या पैन नंबर, कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। ऑलरेडी जैसा कि ये उठा लेता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं, अगर जीएसटी आपके पास अवेलेबल है तो आप यहां पर इसको भी फिल कर पाते हैं। अब आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनके आपको नेम, डेजिनेशंस, उनका जेंडर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी और उनका जो ड्यूटीज हैं, यानी कि क्या एक्शन है उनका, वो आपको यहां पर मेंशन करना होता है, लाइक नेम। ठीक है जी, यहां पर आपने कोई भी नाम सेलेक्ट किया, राइट। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी यहां पर फिल की गई है, जो पूछी गई है, वो यहां पर आप फिल करेंगे। उनका जेंडर फिल करेंगे, उनका क्या डीएससी या डीआईएन नंबर है, अगर वो अवेलेबल है आपके पास तो आप डीआईएन डालेंगे उनका। उनका मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे, उनकी ईमेल आईडी आप डालेंगे, और उनका डेजिग्नेशन क्या है वो चीज आप सबमिट करेंगे, और इसको यहां पर आप सबमिट कर देंगे, राइट। तो ये चीजें आपको यहां पर फिल करनी है। जैसे ही आप एक फिल कर देंगे उसके बाद सेकंड पूछा जाएगा। सेकंड मतलब ऐड मेंबर पे क्लिक करते जाना है और बढ़ते जाना है, ऐड नंबर पे क्लिक करते जाना है और बढ़ते जाना है, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो है बोर्ड मेंबर्स को यहां पर फिल कर देना है, राइट। वन बाय वन यहां पर आप एड ऑन करते जाएंगे, सारे बोर्ड मेंबर्स यहां पर आपको अपने फिल कर देने हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेशन की। इसमें आपको फिल करना होता है आपका डेवलपमेंट सेक्टर और उसका सब सेक्टर, राइट। लाइक हमारी भाषा में जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी भाषा में क्या कहा जाता है? आपका सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन यहां सेलेक्ट किया जाएगा और सब सेक्टर यहां सेलेक्ट किया जाएगा। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या होते हैं? ये काफी सारे जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको डेवलपमेंट सेक्टर दिए गए हैं, राइट। आप क्लीन गंगा पे वर्क करते हैं क्या? है ना। आप एजुकेशन या लिटरेसी पे वर्क कर रहे हैं क्या? आप स्पोर्ट्स पे वर्क कर रहे हैं क्या? आप एनवायरमेंट, एनिमल या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे वर्क कर रहे हैं क्या? आप जेंडर इक्वेलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड एज, किस भी जिस जिस चीज पर आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका सिलेक्टिव जो है प्रोजेक्ट हो या जो आपका सिलेक्टिव एरिया ऑफ इंटरवेंशन हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उसके सब सेक्टर सेलेक्ट करने हैं, लाइक एजुकेशन, लाइवलीहुड, है ना, स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं क्या आप, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या आप, एनिमल वेलफेयर में आप क्या कर रहे हैं, है ना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वेलिटी। जितने आप चीजें यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वहां पर संख्या जो है वो घट और बढ़ जाएगी। लाइक मैं यहां पर अभी करता हूं सिर्फ एजुकेशन, डिफरेंशिएबल और लाइवलीहुड को, तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास कुछ चीजें बची हैं, लाइक एजुकेशन, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, स्पेशल एजुकेशन और वोकेशनल स्किल, बस। है ना। जैसे ही मैं यहां पर कोई और सेक्टर ऑप्ट करूंगा, लाइक मैं यहां पर आपको कुछ और सेक्टर ऐड करके दिखाता हूं। फिलहाल मैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं उनको मैं यहां से जो है डिलीट कर देता हूं। चलिए, यहां पर हमने लगभग लगभग जो है सारे इनको बैकस्पेस में ले लिया है, और यहां से हम जो है इसको हटा देते हैं। हम सिर्फ क्लीन गंगा फंड को रखते हैं, राइट। अब देखिए क्या आया हमारे पास, केवल क्लीन गंगा फंड। क्लियर है? मैं यहां पर इसकी जगह मान लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं और हम यहां पर चलते हैं केवल स्लम एरिया डेवलपमेंट पे। तो स्लम एरिया डेवलपमेंट के अंदर हमारे सब सेक्टर क्या बनेंगे? केवल स्लम एरिया डेवलपमेंट, राइट। तो इस प्रकार से हम जिस सेक्टर के अंदर, जिस डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हम काम करने के इच्छुक हैं, वो पर्टिकुलर सब डेवलपमेंट और सब डेवलपमेंट सेक्टर आपको उसका चुनना है, राइट। आप एक से अधिक भी चुन सकते हैं, आप सभी को भी चुन सकते हैं, राइट। यहां पर लिखा हुआ ऑल डेवलपमेंट सेक्टर, तो आप यहां पर भी ऑल कर सकते हैं, तो सभी के सभी यहां पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन की। ध्यान दीजिएगा, मेरे काफी सारे साथी जो संस्थागत साथी हैं, वो गलती क्या करते हैं, आज तक वो अपने स्टेट से बाहर अगर उन्हें किसी वर्कशॉप के लिए बुला लो ना, तो ऐसे लगता है जैसे उनसे उनके गुर्दे और किडनी हमने मांग ली हो। और वो मेरे साथी जब अपना संस्था का प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो वहां पर लिखते हैं ऑल इंडिया वर्किंग। समझिएगा, जो आप गलती करते हैं, मैं उस गलती को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, राइट, उससे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें अगर आपको फिर भी बुरा लगे तो दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा आज जाकर, राइट। हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, उन्हें संस्थागत वर्कशॉप या किसी काम के लिए अगर आप बुलाओ तो शायद
ऐसा प्रतीत होता है, अगर बाहर के स्टेट में आप कह दो कि भाई आप हमारी वर्कशॉप जो है फलानी जगह है, आप वहां आ सकते हैं, अरे सर वो तो मेरे लिए बहुत दूर पड़ेगा, ऐसा लगता है। उस समय ऐसा बिहेवियर आता है उनका, फेस एक्सप्रेशन, उनकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो जैसे आपने उनसे उनकी गुर्दी जो है, गुर्दे और किडनी वगैरह मांग ली हो। और जब उनसे उनका प्रोफाइल पूछा जाए तो वहां पर वो बड़े बड़े शान से लिखते हैं ऑल इंडिया वर्किंग। यार काहे की ऑल इंडिया वर्किंग? आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्कशॉप लेने नहीं जा सकते? मेरे ख्याल से आपके जिले के अलावा आपको दूसरे जिले में कुत्ता भी नहीं जानता, और आप ऑल इंडिया लिख रहे हैं। आप वहां पर क्या गलती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां वो गलती मत कर दीजिएगा। अगर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन सिंगल स्टेट में है फिलहाल, तो सिंगल स्टेट लिखिए। भले ही मैं सेक्शन 8 हूं, लेकिन मेरी संस्था अगर हरियाणा से बाहर काम नहीं कर रही है, तो यहां पर मैं सिर्फ हरियाणा सेलेक्ट करूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अब हरियाणा के अंदर मुझे मेरे जिले के अंदर दूसरे जिले का चिड़िया और कुत्ता और बिल्ली भी नहीं जानते, तो मैं यहां पर सिर्फ मेरे जिले को सिलेक्ट करूंगा जिस जिले में मेरी संस्था कार्यरत है। समझे आप मेरी बात को? समझे आप मेरी बात को? अब मान लीजिए हरियाणा के झज्जर जिले के अलावा मैं शायद यूपी के मान लीजिए किसी एक जिले में और काम कर रहा हूं, राइट? वहां पर मेरी संस्था का ऑफिस अवेलेबल है, या मेरा कोई वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर उत्तर प्रदेश भी सेलेक्ट करूंगा, और उत्तर प्रदेश का जो जिला जिसके अंदर मेरा वो काम चल रहा है, लाइक मेरा काम चल रहा है बुलंदशहर के अंदर, है ना, तो मैं सिर्फ उस जिले को यहां पर सेलेक्ट करूंगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला और हरियाणा का जो है मेरा झज्जर जिला, राइट? ये दो जिले मैंने सेलेक्ट किए, काफी हैं। अब यहां पर जो आपको झज्जर जिला दिखाई दे रहा है वो किसका है? हरियाणा का। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बुलंदशहर। तो मेरी जहां पर प्रेजेंस हो, बात समझिएगा आप, जहां पर मेरी प्रेजेंस हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच ऑफिस, या तो एक ब्रांच ऑफिस के रूप में मेरी फॉर्मेशन हो वहां पर, या फिर आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, या मेरा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वहां चल रहा हो, ऑनगोइंग, नॉट कंप्लीटेड। मैंने किसी जमाने में जो है बिहार के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया था, तो मैं बिहार को अपना एरिया दिखाऊं, नॉट पॉसिबल। मैं प्रोजेक्ट अगर वहां कंप्लीट कर चुका हूं और मैं अपनी प्रेजेंस वहां मानता हूं, देन मस्ट बी माय ऑफिस, माय बीओ मस्ट बी देयर ना। अगर मैं बिहार के अंदर कोई प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूं किसी साल, 2 साल, 4 साल पहले, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको अपने वर्किंग एरिया के अंदर दिखाऊं या एरिया ऑफ ऑपरेशन में दिखाऊं, तो अब वहां पर मैं प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूं, राइट? पूरा कर चुका का मतलब कि मेरा वहां पर या तो बीओ हो, ब्रांच ऑफिस हो, तो ही मैं यहां पर लिस्ट करूंगा। अगर मेरा वहां पर बीओ नहीं है, ठीक है, तो मैं उस एरिया का नाम यहां पर नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ उस एरिया का नाम डालूंगा जिसका उस समय मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा हो। लाइक मेरा इस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान दीजिएगा, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी जो है मेरा जो है, मैं यहां पर मान लीजिए जो है देवास को सिलेक्ट कर देता हूं, देवास जिले के अंदर मेरा प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा है। चलिए जी, तो मैंने क्या किया, देवास जिले को सिलेक्ट कर लिया, राइट? मेरा जो झज्जर जिला था उसको सेलेक्ट कर लिया, और उत्तर प्रदेश में मेरी जहां प्रेजेंस थी, यानी कि उत्तर प्रदेश का मान लीजिए जो भी यहां पर अलीगढ़ आ गया, मैं अलीगढ़ सेलेक्ट कर देता हूं फिलहाल। मैंने ये 3 जिले यहां पर सेलेक्ट कर दिए, पहला हरियाणा का झज्जर, मध्य प्रदेश का देवास, और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। तो इस प्रकार से मेरी जहां पर प्रेजेंस है मैं केवल उसको ऑप्ट करूं। बेफालतू के बड़ाई वाले तीर मारने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल आपको इग्नोर नहीं करेगा। क्लियर है? यहां पर अगर आपने अपनी कोई जानकारी गलत दी या मिसगाइड किया आपने फंडिंग एजेंसी को, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। वो जो आपका सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसको चेक कीजिएगा कभी, उस पर कोई वैलिडिटी नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करते पाए गए, डायरेक्टली उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आप सीएसआर के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। और अभी रिसेंटली मेरी जानने वाली 4 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया सीएसआर ने, इन केस ऑफ मिस इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ए फंडिंग एजेंसी। एक फंडिंग एजेंसी के सामने गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने के
कारण उस कंपनी ने जो है उन पर एक्शन लिया और एमसीए के पास उनकी शिकायत करी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उनके सीएसआर को जो है वो बॉन्ड कर दिया, यानी कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब वो अपना सीएसआर नंबर कहीं भी डाले दिखाता है क्लियरली दैट हैज बीन ब्लैकलिस्टेड। तो कभी आपके साथ यह दिक्कत ना हो, इसलिए इस पहलुओं को ध्यान से समझ लीजिए। जो चीज आपको बताई जा रही है उस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहां पर बात करते हैं आपके कांटेक्ट पर्सन की। जिस कांटेक्ट पर्सन को आप अपॉइंट करना चाहते हैं इस पोर्टल से संबंधित अगर किसी से संपर्क किया जाए आपकी संस्था में, तो किससे संपर्क किया जाए, उसका नाम, उनका पद, उनकी मेल आईडी और उनका फोन नंबर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीजें जो आप भर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर कांटेक्ट पर्सन की ही डिटेल होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपनी संस्था की मेल आईडी को भी यहां पर फिल कर दें, नहीं, यहां पर इस पर्टिकुलर कांटेक्ट पर्सन की अपनी मेल आईडी होनी चाहिए। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जी, सीएसआर बजट फॉर द ईयर, इस साल के लिए आपके पास कोई बजट है क्या? अगर नहीं है तो आपको जीरो फाइल कर देना है। क्लियर है? अगर नहीं है तो आपको जो है जीरो फाइलिंग कर देनी है, राइट। हालांकि हर एक आपके पास मान लीजिए कहीं से कोई सीएसआर है ऑलरेडी, तो मान लीजिए आपके पास इस समय सीएसआर अवेलेबल है, तो वो आपके इस साल के सीएसआर बजट में काउंट होगा, तो आपको वो फाइल करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। इस साल आपके पास कोई सीएसआर प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आज आप मेरे साथ इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, हम और आपने आज ही इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना सीखा है, लेकिन आज मेरी संस्था के पास 50 लाख का सीएसआर है, तो मैं उसे यहां पर सीएसआर बजट में शो करूंगा कि मेरे पास 50 लाख का सीएसआर अवेलेबल है इस साल। क्लियर है? ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगा, इसमें कोई लॉस नहीं है। क्लियर है? चलिए जी, अब यहां पर बात करते हैं सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स की। आपकी संस्था को किस साल किस एजेंसी से अवार्ड का नेम, लाइक हमारी बहुत सारी संस्थाएं हमारे सोशल हीरो अवार्ड से सम्मानित हैं, तो आपको अपने अवार्ड का नाम क्या डालना है? सोशल हीरो अवार्ड, राइट। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से कभी सम्मानित हुए हैं तो जो भी आपको अवार्ड मिला उस अवार्ड का नाम यहां पर लिखना है, उस अवार्ड की डेट या अवार्ड ईयर आपको यहां पर जो है मेंशन कर देना है। किस एजेंसी से मिला, आप जिस भी एजेंसी से आपको मिला हो वो मेंशन करना है। अवार्ड का क्या सेक्टर था, किस काम के लिए मिला, जैसे कई लोग अपने कोविड सेवा में जो है बेहतरीन सेवाएं देने, कोविड काल में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सम्मानित हुए, तो अवार्ड सेक्टर क्या हो गया, आ गया आपका कोविड-19 सर्विसेज, है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपका अवार्ड सेक्टर है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर दे देना है कि आपको क्यों सम्मानित किया गया था। वो आपको लगातार, मान लीजिए एक से ज्यादा हैं आपके अवार्ड या सर्टिफिकेट, तो ऐड करते जाइए और वो ऐड ऑन होते रहेंगे, राइट। आपकी संस्था ने कौन कौन से केस स्टडीज की है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली, सर एनजीओ के प्रेसिडेंट को मिला हो, चाहे एनजीओ के सेक्रेटरी को मिला हो, वो मिलता है एनजीओ के नाम से है, राइट, है ना। आपका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर आप संस्था से अलग नहीं है। अगर किसी संस्था का ट्रेजरर सम्मानित होता है मतलब संस्था सम्मानित हुई है, अगर किसी संस्था का जो सेक्रेटरी सम्मानित होता है तो समझिए संस्था सम्मानित हुई है। तो प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, ये तीन पद ऐसे होते हैं, इस पर मिला हुआ सम्मान संस्था का अपना सम्मान होता है। चलिए जी, मैंने रिसेंटली एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमें सीएसआर प्रोजेक्ट लेना चाहिए, और मैंने उसमें भी एक बात बड़ी गहरी कही थी कि जब तक आप खुद के सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और उस सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट के प्रोसीजर में मैंने आपको बड़ी एक प्यारी सी चीज सिखाई थी कि आपको किसी भी केस की स्टडी करनी होती है। किसी हम गांव में गए, वहां की हमने केस स्टडी की कि वहां पर किस किस चीज की कमी है, उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो वहां पर वो जो आपकी केस स्टडीज हैं प्रोजेक्ट की, उनको यहां पर लिस्ट करना होता है। आपने किस टाइटल पर केस स्टडी की और उस केस स्टडी की फुल फाइल जो है यहां पर अपलोड करनी होती है। ये एक मेन हिस्सा रहेगा आपको इस पोर्टल से ग्रांट मिलने में, पॉजिटिव आपके आपके प्रोफाइल के नाम पर पॉजिटिविटी लाने का। अगर ये आपका ब्लैंक है तो समझ लीजिए कुछ साल आपके ब्लैंक ही निकलेंगे, है ना, जल्दी से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो लिस्ट ऑफ केस स्टडीज जो है, हर संस्थान कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर करे। जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर की जरूरत है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है।
आप किसी भी क्षेत्र को विजिट कीजिए, वहां की केस स्टडी कीजिए, वहां किस विषय पर आप काम करने गए, लोगों की क्या राय थी, क्या प्रॉब्लम्स मिली, आपने उस पर क्या एक्शन लिया, बस यही सब तो बनाना होता है भाई। जरूरी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को करना है कंप्लीट। ठीक है, आप किसी एरिया के अंदर गए, वहां पर मलेरिया की शिकायत बहुत है, वहां पर आपने देखा कि लोगों के यहाँ पानी का भराव ज्यादा हो जाता है, या अव्यवस्थित रूप से लोगों ने मैनेज नहीं कर रखा, आपने उनको सलाह दी, उनके साथ सफाई अभियान लगवाया, है ना, कोई खर्चा तो लगा ही नहीं अभी आपका। अब आपने वहां की जो नगर पालिका है उसको सूचित किया कि वहां पर वो छिड़काव करें, वटेवर, तो ये क्या हो गए, आपके एक्शंस हो गए। तो जरूरी नहीं है कि हर एक केस स्टडी में खर्चा ही हो, और मोस्टली केस स्टडीज में कोई खर्चा नहीं होता है। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए देने होती है आपकी वेबसाइट, जो कि यहां पर भले ही स्टार ना लगा हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि एक फंडिंग एजेंसी पहले आपको फंड देने से पहले आपको फॉलो करना चाहेगी, वो आपको जानना चाहेगी। तो उसके लिए कोशिश कीजिए यहां पर जो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी प्रेजेंस हो, यानी कि आपकी एक वेबसाइट हो, आपका फेसबुक अकाउंट हो, आपका ट्विटर अकाउंट हो, आपका लिंक्डइन अकाउंट हो। चारों अकाउंट्स के यहां पर आपको लिंक दे देने हैं। यहां पर अपनी संस्था का लोगो अपलोड करना है, फोटो अपलोड मत कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, अपलोड द लोगो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपको अपनी संस्था का लोगो अपडेट करना है और इसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है आपके प्रोफाइल को कंप्लीट करने का, ये कंप्लीट हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपको अपनी संस्था का प्रोफाइल क्लियर रूप से मेंशन करना आ गया है, देन से क्लियर। ग्रेट, थैंक यू। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। आप सर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा, आप लेट जुड़े हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है, समय से जुड़ा कीजिए, इसलिए कहा जाता है कि जब भी मीटिंग हो उससे 5 मिनट पहले से आप ज्वाइन करके बैठे, राइट। तो वीडियो हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसकी आपको देने की जल्दी, तो उसको देख के फिर आप प्रोसेस कर लीजिए। अब करना क्या है, कल आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करके और यहां पर जो है अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है, राइट। ये हम फर्स्ट एक्शन यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के एक्शन पर हम कल जाएंगे, कल फिर से मीटिंग होगी, याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि हम 5 तारीख से एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। हम इस गर्मी की छुट्टियों में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा देंगे आपको जिससे कि जो आपके ग्रांट में आपके संस्था को मजबूत बनाने में सहायक हो, फंडिंग के रूप में। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पोर्टल पर हम और डीपली जाएंगे, इस पर प्रोफाइल के बाद क्या चीज मांगी गई है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपना कोई प्रोजेक्ट ऐड करना सीखेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। फिर उससे अगले दिन हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी सीएसआर एजेंसी के प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि उसके लिए हम कैसे इसी पोर्टल से अप्लाई करते हैं। और जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की, हम अपना खुद का प्रोजेक्ट ऐड करने की, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहां पर हम एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट ऐड करके दिखाएं। एक हेल्थ सेक्टर का, एक एजुकेशन का, एक एनवायरमेंट का, एक पॉवर्टी का और एक एम्पावरमेंट का। मोस्टली ये 5 सेक्टर होते हैं जिसमें हमारी सारी संस्थाएं वर्क कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट भी ऐड करके दिखाएंगे आपको कि उनको कैसे ऐड ऑन किया जाता है, कैसे इस पे प्रोजेक्ट हम लिस्ट करते हैं, राइट।